एक महिला जो एडमिट थी हॉस्पिटल में आईसीयू में, उसके बाद उसकी बेटी का यह कहना कि जब अंतिम लम्हे में मेरी मां थी तो उन्होंने जिक्र किया कि उनके साथ यहां पर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। तीसरी खबर आज के दिन की, आत्मनिर्भर झारखंड, क्योंकि सीएम सोरेन पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि कैसे भी करके झारखंड में ना तो ऑक्सीजन की कमी हो, ना तो लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो। ऑक्सीजन पर पूरी तरह से जोर वो दे रहे हैं और सभी अस्पतालों में लगभग हालात इस समय बेहतर भी इसीलिए हो रहे हैं। ये तीन बड़ी खबरें जिस पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। कोरोना मरीजों के लिए तेजस्वी की नई पहल, सरकारी आवास कोविड केयर सेंटर में किया गया तब्दील। सेंटर में मरीजों को मिलेगा मुफ्त में इलाज और खाना। पटना के निजी अस्पताल में 3 कर्मचारियों पर लगा कोरोना संक्रमित महिला के साथ गैंगरेप का आरोप। 15 मई को आईसीयू में एडमिट हुई थी महिला। मेडिकल ऑक्सीजन मामले में झारखंड बना आत्मनिर्भर, ऑक्सीजन बैंक बनाएगी हेमंत सरकार। दूसरे राज्यों से झारखंड में ऑक्सीजन की हो रही है आपूर्ति। कांग्रेस के निशाने पर नीतीश कुमार की सरकार, कोरोना की दूसरी लहर में सरकार को बताया विफल। चोर पुलिस जोर से के सिद्धांत पर काम करने का आरोप लगाया कांग्रेस ने। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मौत पर राजनीति छोड़ो, क्योंकि बिहार में बढ़ते कोरोना के ग्राफ के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह पूरी की पूरी सियासत की तरफ ही संकेत देती हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए एक बड़ी पहल की है और कोरोना के मरीजों को समुचित इलाज मिल सके, इस बाबत उन्होंने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया, जहां कोरोना के मरीजों के मुफ्त में इलाज के साथ ही साथ मुफ्त उन्हें खाना भी दिया जाएगा। सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर शुरू किए जाने पर तेजस्वी ने बिहार सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि आवास में संचालित कोविड केयर सेंटर को सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करे और मरीजों को इलाज के लिए यहां पर भेजे। मैं राज्य सरकार से फिर से अपील करता हूं कि जो सरकारी आवास जो हमको आवंटित किया गया है एक पोलो रोड, उसको लेकर के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, क्योंकि मरीज जो हैं बिहार के, उनको सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। इसलिए हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम एक नंबर में एक पोलो आवास में जो है हमने किया है, चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने की सामग्री हो, पूरी तरीके से मेडिकली इक्विप्ड जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था एक नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा, लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक पहल, एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम अपने सरकारी आवास देना चाहते हैं और ये चला नहीं सकते सेंटर, क्योंकि सरकारी बंगलो है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि वो टेक ओवर करके इसको चलाने का काम करे और जो भी मदद हो सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। जो जरूरत की चीजें हो सरकार हमसे पूछे, बोले कि हमको और क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो मदद करने को जो तैयार होता है उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो लेकिन हम लोग मदद करेंगे और ये भी एक पहल है। वैसे भी राजद का जो भी विंग है सब इसमें लगा हुआ है, तेजस्वी जी का आह्वान पे सब काम कर रहा है। ऑक्सीजन सब हम लोग ऑक्सीजन बांट भी रहे हैं, मेडिसिन भी बांट रहे हैं। अभी तक परमिशन मांगा गया है, पता नहीं देते हैं, नहीं देंगे तो भी हम लोग यहाँ काम करेंगे। यहाँ पे इलाज करने का प्रोग्राम बन ही नहीं है, बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि कोविड मरीज के लिए फ्री में सेवा दें। हम लोग जो भी है मरीज आएंगे उनको फ्री में सेवा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हो, दवा हो, वो सब ट्रीटमेंट अवेलेबल फ्री में हम लोग उपचार दें। तो चलिए पटना से कुमार गौतम लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। गौतम, जिस तरह से आरजेडी ने एक पहल की है, एक अच्छी शुरुआत की है, इसे सियासत से जोड़कर देखा जाए या फिर माना जाए कि एक सराहनीय कदम है? गौतम।
देखिए, सबसे पहले तो उन मरीजों के लिए अच्छी खबर है जो 50 बेड की जिनको ज़रूरत है, उनके लिए व्यवस्था हो गई है। लेकिन अब ये व्यवस्था कैसे होगी, इसको लेकर के जो सियासत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल एक स्टंट भी है। और एक तरीके से जिस तरीके से बयान जो सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर के अब जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो सत्ता दल के जो लोग हैं, वो अब निशाना साधने में लगे हैं। इस वक्त एक अन्य मार्ग में हम खड़े हैं, वीआईपी की न्यूज़ की जो टीम है वो खड़ी है। और हम आपको थोड़ी सी चौहद्दी बता दें, क्योंकि ये एक पोलो रोड है जहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा, यानी कि तेजस्वी यादव का सरकारी बंगला है जो आवंटित है। इसी बंगले को कोविड केयर सेंटर का नाम दिया गया है। और आज से इसकी एक शुरुआत की गई है, जिसमें आरजेडी के जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो डॉक्टर है वो भी यहाँ मौजूद है। ये लंबे चौड़े एक बड़ा सा क्वार्टर है, बहुत लंबा चौड़ा क्वार्टर है। और ये एक बड़ा सा क्वार्टर है जहाँ पर अभी सिर्फ 50 बेड की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन इसके अलावा जो इन्होंने कहा कि जिनसे मेरी बातचीत हुई कि वो 100 बेड का भी बढ़ सकता है। लेकिन एक और चीज़ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक ये जो आवास है, ये आवास के ठीक बगल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आवास है। इनके ठीक बगल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आवास है। वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी का आवास है। प्रत्यय अमृत जो कि प्रधान सचिव हैं प्रधान सचिव है, उनका आवास है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग, उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अशोक चौधरी, तमाम जो लोग हैं जो उनके बीच में ये एक पोलो रोड है जहां पर तेजस्वी यादव रहते हैं। और इसको कोविड केयर सेंटर बनाया गया। लेकिन इसका फ़ायदा कितना मिल पाएगा, जब ये एक प्रश्न है। हालांकि इन्होंने पहले फेसबुक के जरिए बात की, उसके बाद पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद ये कह रहे हैं कि अब इसको टेक ओवर कीजिए, हम तैयार हैं उन मरीजों को देने के लिए। अब सरकार की तरफ से कब इनको टेक ओवर किया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। या सरकार करती है या नहीं करती है, ये सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार की जो पार्ट्स हैं, जैसे बीजेपी है, जेडीयू है, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, ये तीनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिए हैं और निशाना साधा है, तंज कसा है आरजेडी के ऊपर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस कोविड सेंटर के बनने से पहले जो राजनीति शुरू हो गई है, उस पर पूरी सियासत आज बिहार की राजधानी पटना की गर्म है। सबसे पहले आपने देखा कि शक्ति सिंह यादव ने साफ तौर पर निकल के कहा कि बिहार को इस वक्त ऐसे कोविड सेंटर की जरूरत है जहां पर खाना पीना रहना तमाम सुविधाएं, अस्पताल, लेकिन गौतम, मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर कोई भी पार्टियां हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या फिर कोई भी नेता हो, अगर कोई बेहतर कदम अगर उठाता है या फिर कोई बेहतर काम करने की कोशिश करता है, तो उस पर उसकी खिंचाई की जाती है, उसमें ढूंढा जाता है कि कहां पर इसमें सियासत कैसे हो सकती है, कैसे इस पर राजनीति हो सकती है। और इन सबके बीच में पिस जाती है वो जनता जिन्हें इंतजार है बेहतर तस्वीरों का, बेहतर चीजों का। गौतम, बिल्कुल आपने ठीक कहा सागर कि आखिर ओवरऑल पिसना तो जनता को ही पड़ता है। और यही कारण है कि जब तक तेजस्वी यादव नहीं निकल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, या जब कोई ट्वीट कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे, या विपक्षी जो इनकी जो पार्टियां, जो सत्ता दल की जो पार्टियां हैं, वो कह रही थी कि कब निकलेंगे बाहर, दिल्ली में है तो ये है वो है। मतलब मीन मेक जिसको बोलते हैं बिहार की भाषा में, मीन मेक निकालना, आरोप प्रत्यारोप का दौर। तो कोरोना के संकट में भी बिहार की राजनीति इतनी हेल्दी है कि भले ही मरीज स्वस्थ हो ना हो, लेकिन सियासत बहुत तेज़ी से स्वस्थ हो जाती है। बात चाहे कोविड केयर सेंटर की हो या फिर इसके पहले की तमाम वो चीज़ें हो। देखिए, अब सरकार की तरफ से लोग कहने लगे कि अब इसकी ज़रूरत क्या है। अब तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, बेड है, दवाइयाँ हैं। जब बिहार सरकार ने तमाम चीज़ें मुहैया करा दी, तब जाके तेजस्वी यादव की नींद खुली है। और तब तेजस्वी यादव ने, लेकिन इन्होंने पहल तो की है, इस बात ठीक है। गौतम, लौट कराऊंगा आपकी बात। विनोद शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, फोन लाइन पर। विनोद जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, जो एक शुरुआत की है तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर, उनका ये कहना कि सरकार भी इसमें भागीदार बने, कदम से कदम मिलाकर चले, आम जनता की हम सब मिलकर सेवा करेंगे। लेकिन सर, इसमें भी सर सियासत सर खोजा जा रहा है, इसमें भी सियासत की जा रही है सर, ऐसा क्यों?
देखिए, सच्चाई आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश देश जानता है कि तेजस्वी जी नाटक करने का प्रयास कर रहे हैं और वो अपने बंगले में जिसमें कोई नहीं रहता है, खाली है, उसमें नाटक कर रहे हैं। उनके पास ऐसे दर्जनों बड़े बड़े फार्म हाउस है, करना है तो उसमें करके दिखावे। ये सरकार तो खुद कर रही है, सरकार लगातार हर प्रयास कर रही है, हर सारी सुविधाएं दे रही है। अब तो काफी नियंत्रण में कोविड आ चुका है बिहार में, पटना में अभी हॉस्पिटलों में सीट खाली है, सारे जगह अब सारी व्यवस्था हो चुकी है, ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी हो गई, रेमडेसिविर की व्यवस्था हो चुकी है। तब इनको नींद टूटा है, जब सरकार ने पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है तो ये नाटक कर रहे हैं। तेजस्वी जी कहाँ है कोई नहीं जानता है, केवल ट्विटर और हम लोग फेसबुक पे इनको देख पाते हैं, बिहार की जनता देख पाती है। पहले भी लगातार इसी तरह की बातें करते रहे, तो ये अच्छा नहीं लगता है। नहीं सर, लेकिन आप लोग कहां पर हैं सर, ये भी नहीं पता चल रहा है सर। 16 ऐसे जिले हैं बिहार के जहां पर 2 दर्जन से अधिक वेंटिलेटर सर धूल फांक रहे हैं, उनकी पैकिंग अभी तक नहीं खोली गई है। जब सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल किया जाता है सर, सुन लीजिए पहले, तो सत्ता पक्ष के लोगों का यह कहना होता है कि इस तरह के हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर ही नहीं है जो इस पर काम कर सकेंगे। 3 बार विज्ञापन निकाले गए हैं प्रदेश की तरफ से, लेकिन बिहार में संयोग से या बिहार में नहीं अभी आ पाए हैं वैसे डॉक्टर्स जो उसको चला पाए। तो अगर आएंगे तो निश्चित रूप से खुलेंगे, खोल करके उसको जंग लगाने से क्या फायदा है। तो सर एक्सपर्ट डॉक्टर बुलाने का काम किसका है सर? लोगों की मौतें हो रही, हर दिन 100 से अधिक आंकड़े आ रहे हैं सर, क्या कोरोना के बाद बुलाएंगे सर एक्सपर्ट डॉक्टर आप? हमारी सरकार ने 3 बार विज्ञापन दिया है उस तरह के पोस्ट के लिए, 1.5 लाख रुपया का ऑफर किया है, लेकिन संजोग से नहीं मिल पा रहे हैं। अगर मिलते हैं तो निश्चित रूप से उसको तत्काल चालू किया जाएगा। और सरकार अभी भी प्रयासरत है कि वैसे लोगों को हम व्यवस्था करें ताकि वो हमारे वेंटिलेटर काम करें। तो निश्चित रूप से अभी वैसे लोग नहीं ज्यादा ले पाए हैं ट्रेनिंग या तो उस तरह की डिग्री, तो उसकी कमी है, उसके लिए सरकार नहीं। लेकिन विनोद जी, यही तो तैयारियों को दर्शाता है सर सरकार के। उम्मीद हम करेंगे तीसरी लहर जो आने वाली की चेतावनी दी जा रही है उसके पहले बिहार सतर्क हो जाए। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। गौतम, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। देखा आपने विनोद जी से जब हमने बातचीत की, बुराइयां करने लगे विपक्ष की, लेकिन क्या कमियां हैं, जैसे हमने वेंटिलेटर पर सवाल किया, तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूरे बिहार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वो सच्चाई को बयां करते हैं। गौतम, बिल्कुल, और इनसे ये भी पूछना चाहा कि अगर अब तक इतने सेंटर कोविड सेंटर है, उसमें अगर तेजस्वी यादव का एक कोविड सेंटर बढ़ जाता है तो उनको क्या आपत्ति है? इसको टेक ओवर करने में सरकार को क्या दिक्कतें हो रही है? तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इससे बचने की कोशिश कर रही है, बताना नहीं चाह रही। और ये अब कह रहे हैं कि इन्होंने लेट कर दी देने में, तो पहले से देते तो इसका मतलब ले लेते। तो अभी क्या, अभी तो कौन सा कोरोना का पीक आवर खत्म हो गया है, अभी तो कोरोना का जो टर्म है वो तो चल ही रहा है, अभी भी मरीज आ रहे हैं। उसमें अगर 50 बेड बढ़ा दिए जाते हैं तो सरकार को तो और सहूलियत होनी चाहिए। यहाँ पर बात है कि बेइज्जती, अपना छोटापन सोच रही है सरकार, शायद इसीलिए नहीं चाहती कि हम उनकी तरफ कदम आगे बढ़ाएं, कहीं सरकार की बेइज्जती ना हो जाए। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो सेंटर को सरकार अधिकार क्षेत्र में शामिल करे, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने शुरुआत की अपने सरकारी आवास में, उन्होंने कोविड केयर सेंटर तो बनाया, लेकिन इस पूरी बात को सियासत से जोड़कर अब देखा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में वो तमाम सुविधाएं इस कोविड केयर सेंटर में मिल पाएंगे, ये भी देखने वाली बात। हकीकत का आप इंतजार करिए। लेकिन अब बिहार में केवल कोरोना ही नहीं है, क्योंकि अब कोरोना पर हावी अब हैवानियत भी हो गई है। पटना के एक नामी प्राइवेट हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि हॉस्पिटल में भर्ती एक कोरोना संक्रमित महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। हॉस्पिटल के ही कर्मचारियों पर यह आरोप लगे हैं। पटना का यह पारस हॉस्पिटल, नाम आप सुनिए ध्यान से, पारस हॉस्पिटल नाम है। 45 वर्षीय एक महिला का कोरोना का इलाज यहां पर चल रहा था। 15 मई को हालात बिगड़ने लगे, आईसीयू में उसे शिफ्ट किया गया, जहां पर उसकी मौत चली गई। मौत हो गई उसकी, और महिला की बेटी का दावा है कि जब वो आईसीयू में मिलने पहुंची तो मां ने लड़खड़ाती जुबान से अपने साथ हुई पूरी घटना को बताया। आरोप यह भी है कि हॉस्पिटल के 3 कर्मचारियों ने मिलकर महिला के साथ गैंगरेप किया। सोचिए आप, यह ऐसा पहला हॉस्पिटल नहीं है पारस हॉस्पिटल, देश के कई ऐसे हॉस्पिटल हैं। अटेंडेंट या लड़की ने अपना एक लिखित बयान थाना को दिया है, और उस थाने में लिखित बयान के आधार पर जो उचित कार्रवाई होगी वो होगी, नियम कानून के अनुसार। वो नाम नहीं हॉस्पिटल को दिया, हॉस्पिटल के ऊपर लगाया आरोप, बाई नेम नहीं है।
पहले मेरी मम्मी के साथ 17 को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 3 लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ फिजिकली गलत करा और उसके बाद फिर उस दिन से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। उसके पहले मम्मी बिल्कुल ठीक थी मेरी मम्मी। हम पैदल आए थे, मैं उसको लेकर आई थी और उसके बाद फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब से ऐसा हुआ मैंने लोगों से बात की, हॉस्पिटल स्टाफ्स को बताया, तब से उन लोगों ने ऐसा कुछ करा। उन लोगों ने इंट्यूबेशन कर दिया तभी तुरंत। मेरे को बोला कि आपको साइन करना होगा, इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, और उनको इंट्यूबेशन कर दिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और उसके बाद फिर आज उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी। तो संवाददाता अनु प्रकाश फोनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनु, पारस हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर इलाज नहीं, मालूम ऐसा लगता है कि लोगों को मौत यहां पर मिल रही है। जिस तरह से वहां पर घिनौनी वारदातें सामने आई, फिलहाल क्या अभी तक कोई एक्शन लिया गया? लड़की के बयान के बाद कोई कार्रवाई की गई है? अनु, देखिए, जिस तरह से जो लड़की जो बयान दे रही है वो कहीं ना कहीं वो अपने बयानों से ही मुकर जा रही है। आपने सुना होगा, तस्वीरों में भी देखा होगा कि लड़की जो जब मीडिया के सामने उसने वीडियो जो वायरल किया उसमें कुछ और बोला, और जब कल मीडिया से रूबरू हुई तो कल कुछ और बयान दी। तो इसलिए ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या जो लड़की जो है उनकी माता के साथ ये माने अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा इस तरह का माने जो घटना, जो बलात्कार का मामला जो सामने आ रहा है वो किया गया हो। क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो कोविड पॉजिटिव कोई भी पेशेंट के साथ कोई भी लोग जो है इस तरह का घटना को जो है नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लड़की की माफ कीजिएगा, जो मरीज थी उनकी बेटी ने ये बयान दिया था मीडिया के सामने आकर कि उन्होंने उनके साथ 3 लोग जो है मिलकर उनके साथ ये घटना को जो है किया गया था। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लड़की जो बयान दे रही है वो क्या सही है या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और जो आज जो घटना हुई है, जो लड़की की माता का जो देहांत हुआ है, उस पे जो है प्रशासन के तरफ से भी ये बयान अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या लड़की के, क्योंकि अभी तक जहां तक ये सवाल उठ रहा था लड़की के माता के साथ जो है वो क्योंकि अभी तक रिपोर्ट भी किसी तरह का क्लियर नहीं हो पाया है, रिपोर्ट भी नहीं आया पाया है, ना तक कोविड जो जिला प्रशासन के तरफ से कोरोना का जो रिपोर्ट था वो भी नहीं आ पाया है कि जो इसमें क्या उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी लड़की के पास नहीं मिल पाया है, आना उनको दिया गया है। जी सागर। लेकिन अनु, तो क्या अभी तक जांच में कुछ सामने नहीं आया? क्या लड़की के बयान के बाद क्या कुछ पूछताछ की गई है? कुछ वहां पर सीसीटीवी फुटेज, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई अभी तक? देखिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं मिल पाया है। प्रशासन ने भी बोला है कि एफआईआर में उन्होंने कुछ ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है कि आपको अस्पताल के किसी भी माने कर्मचारी या पर किसी पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि जो कोविड का जो था कोविड पॉजिटिव उनका रिपोर्ट जो है वो भी पेश नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक रहस्यमय जो कहा जाए तो मौत दिख रही है। जी चलिए, शुक्रिया अनु पूरी जानकारी के लिए। अनुप्रकाश का ये कहना कि महिला भी बयानों से मुकर रही है। जांच का विषय ये देखना अहम होगा कि आगे क्या सच्चाई इसमें सामने आती है। लेकिन अब आत्मनिर्भर झारखंड, मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में झारखंड आत्मनिर्भर बन गया है और हेमंत सरकार राज्य की सभी जिलों में ऑक्सीजन बैंक बनाने और जिलों के सदर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की दिशा में काम शुरू कर चुकी है। झारखंड सरकार खुद की जरूरतों को पूरा कर अब दूसरे राज्यों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति अब कर रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमितों की जीवन रक्षा के लिए समय रहते ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाई, आवश्यकता को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया। अपने सीमित संसाधनों के साथ इस काम में काफी हद तक सरकार सफल भी दिखाई दी। तो दूसरे राज्यों के लिए अधिक आपूर्ति हो रही है झारखंड से ऑक्सीजन की। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम सोरेन लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और ये कहना कि आने वाले समय में
और भी तस्वीरें बेहतर होंगी। तो रांची से शुभम कुमार लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, जिस तरह से हालात पूरे देश में बिगड़ते हुए दिखाई दिए ऑक्सीजन को लेकर, लेकिन झारखंड में हालात उन सभी राज्यों से बेहतर दिखाई दिए, कंट्रोल में रहे और इसीलिए सीएम सोरेन की सराहना की गई, तारीफ की गई और अन्य राज्यों को भी मदद पहुंचाई गई। मौजूदा हालात कैसे ऑक्सीजन को लेकर और आगे इस पर क्या काम चल रहा है शुभम? बिल्कुल सागर, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि झारखंड से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दूसरे राज्यों में इस महामारी के दौर में पहुंचाए गए हैं, चाहे वो ट्रेनों के माध्यम से, चाहे वो जो एयरलिफ्ट करके जो ऑक्सीजन को यहाँ से ले गया था। बंगाल की बात कर ले, दिल्ली की बात कर लेते हैं, मुंबई की बात कर लेते हैं, तमाम ऐसे राज्यों में जहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी वहाँ पर झारखंड से ही ऑक्सीजन प्रदान किया गया और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बचाया गया। अगर बात करें सागर, तो झारखंड में जो ज़मीनी स्तर है ऑक्सीजन को लेकर के, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फ्रंट लाइन पर आकर इस पर एकदम पैनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑक्सीजन की उत्पाद से लेकर ऑक्सीजन की जो निर्यात आयात जो भी हो रहा है झारखंड में, उस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही एक निर्णय लिया था कि तमाम जिलों में, झारखंड के सभी जिलों में ऑक्सीजन बैंक बनाने की जो व्यवस्था है वो उस काम की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि महामारी के दौर में झारखंड में भी ऑक्सीजन की कमी को देखने को मिला था। ऑक्सीजन उत्पाद में कोई कमी नहीं थी सागर, बस अस्पतालों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था और इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन का शुभारंभ किया था। इस वाहन से तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो कह सकते उपलब्धता 24 घंटे कराई जा रही थी और जिस तरीका से ट्रकों के माध्यम से ट्रकों में ऑक्सीजन सिलेंडर को भर भर करके झारखंड के तमाम अस्पताल, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में क्यों ना हो, उन तमाम अस्पतालों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अथक प्रयास से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा था और राज्यवासियों की जिंदगी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कोरोना के काल घड़ी में कहीं ना कहीं राज्यवासियों की मदद सबसे बढ़ चढ़ कर की है। शायद इसी वजह से पूरे कह सकते पूरे राज्यों में से झारखंड एक अच्छे स्थान पर है। कोरोना का रिकवरी रेट झारखंड में अधिकतर कह सकते बहुत ही अच्छा देखने को मिला है जी। तो शुभम, क्या झारखंड के अंदर ऑक्सीजन की कमी के चलते एक भी मौतें नहीं हुई? इतनी बेहतर व्यवस्था थी झारखंड में। देखिए सागर, कुछ मौतें तो ज़रूर हुई थी लेकिन ऑक्सीजन की कमी से हम कह नहीं सकते क्योंकि जिस तरीका से अचानक ही ऑक्सीजन की आपूर्ति, ये कह सकते हैं ऑक्सीजन की जो मांग है वो लगातार कोरोना के महामारी के दौरान बढ़ गई थी। मरीज ज़्यादा निकल के आ रहे थे, संक्रमित मरीज ज़्यादा मिल रहे थे और जितने भी मरीज अस्पताल पहुँच रहे थे उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराना बेहद ज़रूरी था। तो कह सकते हैं अरेंजमेंट में थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर आया था लेकिन अब स्थिति सामान्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्योंकि खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के कह सकते तमाम जुगाड़ पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं कि कैसे राज्यवासियों की जिंदगी को बचाने के लिए ऑक्सीजन, क्योंकि झारखंड में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। जमशेदपुर प्लांट की बात कर ले, चाहे बोकारो स्टील प्लांट की बात कर ले, दोनों ही जगह से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उत्पादकता हो रही है और कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों को भी सहायता झारखंड इस बार कोरोना के महामारी के दौर में करते हुए देखने को मिली थी। अगर दूसरी बात करें सागर, तो जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन का शुभारंभ किया था और एक और ऐप का शुभारंभ किया था जिसका नाम चैट बोर्ड ऐप रखा गया था। उस ऐप के जरिए भी झारखंड के तमाम राज्यवासी मिनटों में जान पा रहे थे कि किस अस्पताल में कितनी उपलब्धता है ऑक्सीजन की। अगर किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही थी तो फौरन संजीवनी वाहन के द्वारा उस अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दी जा रही थी जी। चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम सोरेन की एक अच्छी पहल जो रंग लाई, उनकी मेहनत, अन्य राज्यों तक भी ऑक्सीजन पहुंचाया गया एयरलिफ्ट के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से और अब झारखंड में और बेहतर अब होगा ऑक्सीजन का सप्लाई। तो चलिए जल्दी से, जिन लोगों ने आज के दिन अपना टीवी सेट देर से ऑन किया हो, आज के दिन की 3 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में जिस पर चर्चाएं लगातार जारी हैं। सबसे पहली खबर जो आरजेडी ने शुरुआत की है कोविड केयर सेंटर की, जहां पर लोगों को अब इलाज मिल सकेगा। आरजेडी का यह कहना है कि सरकार भी इसमें शामिल हो, सरकार अपने अधीन ले ले और वो यहां पर मरीजों को भेजे। लेकिन अब इस पर जमकर सियासत, क्योंकि राज्य में जो सियासत लगातार होती चली आ रही है इस पर भी वही तस्वीरें देखी जा रही हैं। दूसरी खबर आज के दिन की कोरोना पर हावी हैवानियत। हालांकि जिस महिला की बेटी ने आकर कैमरे के सामने ये तमाम बातें कही कि मेरी मां के साथ अस्पताल में आईसीयू में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया
उसके बयानों में कहीं ना कहीं अभी भिन्नता दिखाई देती है, बयानों से मुकर भी रही है, लेकिन ये जांच का विषय है। तीसरी खबर आज के दिन की, आत्मनिर्भर झारखंड, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बेहतर देखी जा रही है। अन्य राज्यों तक भी मदद पहुंचाई झारखंड ने और इसी दिशा में और अच्छी पहल और भी अच्छा काम लगातार जारी है सीएम सोरेन की तरफ से। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।